Once again, welcome to everybody present here, children. And in the first video lesson, we had discussed about the books, and the books we are discussing about, and that was only related to the Vedas. तो जो 3500 ईयर्स एगो के जो ह्यूमन बींग्स इंडियन सब कंटिनेंट में रहते थे, हाउ डिड वी कम टू नो अबाउट देम, देयर सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ. वी come to know about political and social life of that period of time of the human being by help of books, and those books called Vedas. Vedas were composed by the Aryans who had migrated to India from the middle of Asia, as the scientists say, and Aryans composed in Sanskrit it, and there are many hymns in the praise of God and goddesses. The Rig Veda is considered the oldest one. It was composed 3500 years ago. And in the very beginning, the Rig Veda was not read. शुरू में ऋग वेद को पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि वो लिखा हुआ रूप में नहीं था, उसका लिखित रूप नहीं था. लिखने के लिए एक कॉपी या किताब चाहिए या पेज चाहिए. पेज होता ही नहीं था, कलम होते ही नहीं थे, तो लिखा कैसे जाएगा. हाँ, शुरू में जो लिखने की बात हुई, शुरू में जब आदमी लिखना शुरू किया तो पेड़ के पत्तों पर लिखना शुरू किया. तो पेड़ के पत्तर में आता था पाम ट्रीज का पत्ता, तो उस पर लोग जो लिखते थे हाथ से उसको मनुस्क्रिप्ट कहते थे. तो जो सबसे पहले जो किताबें छपती थी वो मनुस्क्रिप्ट होती थी, छपती नहीं तो लिखी जाती थी हाथ से, और बहुत लंबा समय लगता था. तो मनुस्क्रिप्ट जो भी वेद जो है मनुस्क्रिप्ट के रूप में बाद में आया. शुरू में इट वाज हर्ड, रिसाइटेड एंड हर्ड. शुरू में गुरु लोग इसको अपने शिष्य को सुनाते थे, गाते थे, फिर शिष्य उसको धीरे धीरे याद कर लेते थे. फिर जब गुरु बूढ़ा होकर मर जाते थे तो फिर शिष्य उसको अपने गुरु हो जाते थे शिष्य, और फिर अपने नेक्स्ट जनरेशन के शिष्य को सुनाते थे. तो शुरू में इट वाज नॉट रीड, ये पढ़ा नहीं जाता था, बिकॉज इट वाज नॉट अवेलेबल इन द रिटन फॉर्म. इट वाज ओनली गोइंग टू बी रिसाइटेड एंड हर्ड. नाउ हियर वी सी, यहाँ बीच में गुरु खड़े हैं और गुरु अपने चेला लोगों को सुना रहे हैं, वेद पाठ करा रहे हैं. तो वैसे तो यहाँ पर रखा हुआ है मनुस्क्रिप्ट के रूप में, लेकिन वो मतलब एक तरह से उसका सुनाया जा रहा है. मनुस्क्रिप्ट क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं. मनुस्क्रिप्ट्स कॉल्ड मनुस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वी आर रिटन बाई हैंड. तो मनुस्क्रिप्ट्स को हिंदी में पांडुलिपि कहते हैं, पांडुलिपि. तो ये हाथ से लिखे हुए बुक्स को कहते थे. मनुस्क्रिप्ट्स कम फ्रॉम लैटिन वर्ड मनु विच मीन्स हैंड. तो मनु जो वर्ड है ये लैटिन भाषा से आया, जिसका मतलब होता है हाथ. और ये देखिए मनुस्क्रिप्ट्स का मतलब एक पेज का यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है. यहाँ पर एक वेद का पेज का एग्जाम्पल है. ये वेद का पेज इंडिया में मिला था, कश्मीर में, और इसको रखा हुआ है मनुस्क्रिप्ट, ये हाथ का लिखा हुआ है. इनसाइट अबाउट द पास्ट के बारे में आखिर ये क्या क्या जानकारी वेदास देते हैं. हिस्टोरियंस आल्सो स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम रिटन सोर्सेज. इतिहासकार जो हैं उनको लिखी हुई बातें भी जाननी पड़ती है कि उस ज़माने का कोई लिखा हुआ बात है कि नहीं. अगर उस ज़माने का कोई लिखी हुई पुस्तक, उस ज़माने का कोई लिखा हुआ चीज़ मिल जाता है तो उस समय की हिस्ट्री बड़ी आसानी से पता चल जाती है. और नहीं लिखा हुआ मिलेगा तो फिर खुदाई में जो चीज़ें मिलेगी, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट लोग स्टडी करते हैं, तो फिर उसके आधार पर इतिहास बनाना पड़ता है. बट वेन एवर वी फाइंड द रिटन सोर्स इट इज़ सॉलिड एंड इट इज़ टोटली कंक्रीट. मतलब ये एक सही रूपरेखा उस समय का प्रस्तुत करता है. तो ए मनुस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग वेदा रिटन ऑन ए बर्च बार्क वाज फाउंड इन कश्मीर. मैंने अभी बताया कि हाथ से लिखी हुई पहल ऋग वेद का मनुस्क्रिप्ट जो है वो बर्च बार्क पर, ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ मनुस्क्रिप्ट ऋग वेदा का सबसे पहले कश्मीर में हिस्ट्रियंस लोगों को मिला. इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन द म्यूजियम इन पुणे, इंडिया. आजकल इसको इंडिया के पुणे के लाइब्रेरी में रखा हुआ है. It was used 150 years ago to produce one of the earliest printed text of the Rig Veda as well as English translation. तो भारत में आप जानते हैं अंग्रेज़ों ने शासन किया है लगभग 250 साल से ज़्यादा, 250 ईयर्स से ज़्यादा. तो अंग्रेज़ लोग जब इंडिया में आए थे तो प्रिंटिंग, छापने की मशीन भी बाद में लेकर आए. तो उन्होंने इसी मनुस्क्रिप्ट के पेज का यूज़ किया. आज से कितना साल पहले, 150 ईयर्स पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में ऋग्वेद छपना शुरू हुए थे, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी हुआ. क्योंकि इंडियन सब कंटिनेंट में किस तरह का मतलब डेवलपमेंट हुआ था, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम क्या था, अंग्रेज़ लोग ये सब जानना चाहते थे. तो उनका लैंग्वेज तो इंग्लिश था, तो इसीलिए उन्होंने संस्कृत से इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन भी करवाया और उसको पढ़ा. सम हिम्स इन द ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स.
तो ऋग्वेद में कुछ जो मंत्र हैं वो डायलॉग्स के रूप में हैं। जैसे आप लोग नाटक करते हैं, प्ले होता है, तो उसमें हर लोग व्यक्ति अपना अपना डायलॉग याद कर लेता है, अपना संवाद, और फिर उसको बोलता है, तो डायलॉग्स के रूप में भी है। अब डायलॉग्स किसके किसके बीच में हैं, तो यहाँ पर एक ऋषि है जिनका नाम है विश्वामित्र, और दो नदियाँ हैं सतलज और रावी, तो उन दोनों नदियों के बीच में डायलॉग्स हुआ है। Let us see an example. Part of hymns depicts a dialogue between Seg विश्वामित्र एंड टू रिवर ब्यास एंड सतलज। तो आइए हम लोग देखते हैं, एक डायलॉग ऋग्वेद का पेज में डायलॉग मिला है विश्वामित्र मुनि और दो नदियाँ ब्यास और सतलज के बीच में, दैट वेयर वर्शिप्ड एज गॉडेड्स, जिनको कि देवी के रूप में पूजा जाता था इन दोनों नदियों को। क्या डायलॉग है, तो डायलॉग दिया है विश्वामित्र और रिवर के बीच में क्या संवाद हुआ है। विश्वामित्र कहते हैं, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेज, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर कार्ब्स। हे नदियाँ, आप पहाड़ों से नीचे उतरिए, तेज़ी से आप नीचे आइए, दो तेज़ी से दौड़ते हुए घोड़ों की तरह, और उस चमकते हुए दो गाय की तरह जो अपने बछड़े को दूध पिलाते हैं। आप नदियाँ हैं, आप नदी पानी से भरी हुई हैं, तो आप नीचे आइए और यहाँ के मनुष्य जो रहते हैं ज़मीन पर, उनको खेती के लिए पानी उपलब्ध कराइए। जिस तरह से दो चमकते हुए गाय अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, उस तरह से आप नीचे आइए। यू मूव लाइक चैरियोट्स टू द सी थ्रू द पावर ऑफ इंद्र। आप लोग नदी में एक रथ की तरफ दौड़ती हैं, क्योंकि आपको इंद्र की शक्ति मिली हुई है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर। आप दोनों में पानी लबालब भरा हुआ है, खूब भरा हुआ है, और आप लोग एक दूसरे से मिलना चाहती हैं। द रिवर्स, अब नदियाँ क्या कहती हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर मूव अलॉन्ग द पाथ ऑफ गॉड्स हैव मेड फॉर अस। नदियाँ कहती हैं, हम लोग पानी के साथ भरकर, अपने आप में पानी को रखकर उसी रास्ते से गुजरती हैं जिस रास्ते को देवताओं ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप। एक बार जब हम बहना शुरू कर देती हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज। ए ऋषि, आप हम लोग से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं रुकने के लिए। तो फिर विश्वामित्र कहते हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी। हे बहनें, मेरी बात ध्यान से सुनो। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम ए डिस्टेंस विथ हिज चैरियोट्स एंड कार्ट्स। मेरे साथ एक संगीतज्ञ है जो अपने रथ पर बैठकर बहुत दूर से आया है, अपनी रथ गाड़ी पर बैठकर बहुत दूर से आया है, और हम लोग नदी पार करना चाहते हैं। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सेल्स। इस पहिए को धुरी के ऊपर से आप लोग अपनी पानी न बहाएं, ताकि हम लोग आसानी से आपको पार कर सकें। शो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, ताकि हम लोग सुरक्षित होकर पार कर सकें। द रिवर्स, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। ठीक है, हम लोग आपकी प्रार्थना को सुनते हैं जिससे कि आप लोग आसानी से पार कर जाइए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये एक डायलॉग दिया हुआ है विश्वामित्र मुनि और दो नदियों के बीच में। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है कि ये जो है कहाँ की बात हो रही है। ब्यास और सतलज जी भर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बहती हैं, इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस की सहायक नदियाँ हैं। तो शायद वेद की रचना, कंपोजिशन जो है ऋग्वेद की रचना उसी इलाके में हुई होगी, तभी ये मुनि उधर बात कर रहे हैं। तो फिर इनसाइट्स एंड रेफरेंस, क्या अंदरूनी बातें पता चलती हैं इस डायलॉग से। दीज हिम्स वेयर कंपोज इन द एरियाज वेयर दिस रिवर फ्लो। इस डायलॉग से ये बात पता चलती है कि ये नदियाँ जिस क्षेत्र में बहती थी वहीं पर इस ऋग्वेद का निर्माण हुआ है। देयरफॉर द ऋग्वेद वाज कंपोज्ड इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कंटिनेंट। इसलिए ये भारतीय उपमहाद्वीप के नॉर्थ वेस्ट में उत्तरी पश्चिमी भाग में ऋग्वेद की रचना हुई थी। द सेग लिव्ड इन ए सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वेयर वैल्यूड एनिमल्स। ऋषि मुनि यहाँ पर डायलॉग में मतलब घोड़ों की बात किए हैं, मवेशियों की, गाय की बात किए हैं। मतलब कि उस ज़माने में घोड़े और मवेशी गाय की बहुत वैल्यू था, तभी वो कह रहे हैं कि हम लोग आसानी से पार कर सकें। दिस इज़ वाई रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड काउस। इसीलिए इस डायलॉग में नदियों की भी तुलना हॉर्स और गाय से की गई है। चैरियोट्स वेयर आल्सो इम्पॉर्टेंट। रथ का ज़माना था, घोड़े को उस रथ में बांधा जाता था, तो रथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते थे उस ज़माने में जब ऋग्वेद की रचना हुई थी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन।
सब कंटिनेंट, यहाँ वर्ड और यूज़ होता है सब कंटिनेंट, उप महाद्वीप। तो ये सब कंटिनेंट क्या है? इंडिया का मैप जो हम लोग आजकल देखते हैं ये इंडिया है, लेकिन इंडियन सब कंटिनेंट वर्ड यूज़ होगा। पहले 3-4 चैप्टर्स में आपको इंडियन सब कंटिनेंट वर्ड यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो आसपास के इलाके थे वो भी उस समय इंडिया थे। उस समय पाकिस्तान नहीं था, बांग्लादेश नहीं था, अफ़गानिस्तान नहीं था, नेपाल नहीं था। तो ये सब जो देश के इलाके थे वो सब इंडियन सब कंटिनेंट कहलाते थे। तो ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर कंटिनेंट बाई आइदर जोग्राफी की, पॉलिटिक्स और कल्चर। तो एक बहुत बड़ा भूभाग जो कि जोग्राफिक रूप से या राजनीतिक रूप से या कल्चर रूप से दूसरे महाद्वीप से अलग लगता है तो उसे सब कंटिनेंट कहते हैं। वैसे आप देखिए ये मैप जो नेक्स्ट मैप है, ये देखिए ये इंडियन सब कंटिनेंट का मैप है। ये देखिए इसमें आजकल इंडिया का मैप ऐसे नहीं मिलता, ये पूरा पाकिस्तान का इलाका वगैरह ये सब आप देख सकते हैं इसमें, और ये इंडियन सब कंटिनेंट है। और इस में आप इंडिया का मैप भी देख सकते हैं, लेकिन ये इंडियन सब कंटिनेंट दिखाया हुआ है। ऋग्वेद से और क्या जानकारी मिलती है? व्हाट डज वी नो एल्स, और हम क्या जानते हैं? इन द हिम्स ऑफ ऋग्वेदा अदर रिवर्स लाइक द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो मेंशन। ऋग्वेद में कुछ अन्य नदियों का भी नाम आया है, जैसे इंडस उसकी सहायक नदी है, जैसे सरस्वती इसका भी नाम आया है। द गंगा एंड यमुना आर मेंशन्ड ओनली वंस। ऋग्वेद में गंगा और यमुना का भी नाम है, लेकिन केवल एक बार आया है, माने उस क्षेत्र में लोग अभी नहीं गए थे गंगा यमुना साइड में। देयर आर मेनी प्रेयर्स फॉर कैटल्स, चिल्ड्रंस एंड हॉर्सेस। ऋग्वेद में बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं कैटल्स माने दूध देने वाले जानवर के लिए, गाय के लिए, बफेलो के लिए, चिल्ड्रंस बच्चों के लिए, और हॉर्सेस घोड़ों के लिए। आखिर इनके लिए प्रेयर्स क्यों हैं? वाई? यू मे सी हियर द हॉर्स वेयर यूज्ड योक्ड इन चैरियट्स। रथ खींचने के लिए हॉर्स का यूज होता था। यूज इन बैटल्स, हॉर्स का यूज युद्ध में भी होता था। विच वेयर फाउट फॉर कैप्चर कैटल। और उस जमाने में सोना चांदी जितना इंपॉर्टेंट था उतना इंपॉर्टेंट कैटल भी था, क्योंकि कैटल से दूध मिलता था। तो इस तरह से हॉर्स एंड कैटल उस ज़माने में 3500 ईयर्स एगो में कैटल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस था, और इसके लिए युद्ध भी लड़े जाते थे। और युद्ध रथ पर बैठ कर लड़े जाते थे। महाभारत में आप देखते होंगे रथ पर लोग लड़ते थे। उसके बाद ही महाभारत हुआ है, 1000 साल बाद उसके, 2000 साल बाद उसके हुआ है। वेल्थ फ्रॉम वार्स, जो युद्ध होते थे उसमें धन भी आता था। कहाँ धन आता था? सम ऑफ द वेल्थ वाज केप्ट बाय द लीडर्स। जो युद्ध होते थे उसमें जो धन आता था वो उनका जो नेता होता था, मतलब जो कबीला का जो नेता होता था, लीडर होता तो अपने पास रखता था। सम वाज गिवन टू प्रिस्ट, कुछ पुजारियों को दे दिया जाता था। एंड द रेस्ट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पीपुल, और बाकी जो धन बचता था उसको जनता के बीच में बांट दिया जाता था। सम वेल्थ वाज यूज टू परफॉर्म यज्ञ, कुछ धन का उपयोग यज्ञ भी किया जाता था। यज्ञ परफॉर्म करने के, यज्ञ का आयोजन करने के लिए भी किया था। यज्ञ सैक्रिफाइसेस इन विच ऑफरिंग वेयर मेड इनटू द फायर, तो यज्ञ में बलि भी दी जाती थी, और बहुत सारे उसमें आहुति ऑफरिंग्स भी दी जाती थी। आहुति ग्रेन्स की दी जाती थी, घी की दी जाती थी, अनाज भी डाला जाता था, घी भी डाला जाता था, और यज्ञ के अंत में बलि भी दी जाती थी। दे वेयर डन टू प्लीज गॉड एंड गॉडेजेस। यज्ञ क्यों किए जाते थे? देवी और देवता और देवियों को खुश करने के लिए। ऑफरिंग कुड इंक्लूड घी, ग्रेन्स और इन सम केसेस एनिमल्स। ऑफरिंग में आहुति देने में, आग में डालने के लिए अनाज होते थे, घी होता था। मवेशी है, दूध है, तो घी भी बनता था उस जमाने में, और कभी कभी एनिमल्स को भी डाला जाता था। अश्वमेघ यज्ञ भी होता था। वार्स वेयर मोस्टली फाउंड बाई मेन एंड देयर वेयर नो रेगुलर आर्मीज। तो उस समय के जो युद्ध होते थे वो पुरुष ही लड़ते थे। कबीला के, ये आर्य लोग कबीला के रूप में रहते थे, और अपने बीच में से जो सबसे ज़्यादा अच्छा लड़ने वाला स्किलफुल वॉरियर होता था, कुशल योद्धा जो होता था, उसको अपना नेता मानते थे, उसको अपना राजा चुनते थे। एंड ही यूज नॉट टू बी किंग्स लाइक अदर किंग्स जैसे वी हैव सीन इन द हिस्ट्री। अब वैसा राजा वो नहीं होता था कि उसके पास बड़े बड़े महल हो, बड़ी बड़ी सेनाएं हो, नहीं, उस तरह का राजा नहीं होता था। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं यज्ञ का, ऋषि मुनि लोग यज्ञ करा रहे हैं, ऑफरिंग्स डाले जा रहे हैं। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, तो यज्ञ ऋग्वेद में बहुत सारे वर्ड्स भी आए हैं लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए, जिसे पीपल कैन बी डिस्क्राइब बेस्ड ऑन देयर वर्क, लैंग्वेज, प्लेस ऑफ ओरिजिन, फैमिली, कम्युनिटी, कल्चर, प्रैक्टिस, इटिसी। तो
वेद में बहुत सारे लोगों के बारे में वर्णन है, काम के आधार पर लोगों के बारे में वर्णन है, भाषा के आधार पर वर्णन है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, मतलब लोगों को अलग 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 रूप से बताया गया है, उनके फैमिली के हिसाब से, उनके समुदाय के हिसाब से। अब देखिए कौन कौन से वर्ड इन द ऋग्वेद, 2 ग्रुप्स ऑफ पीपल डिस्क्राइब बेस्ड ऑन देयर वर्क, 2 तरह के लोगों के बारे में बताया गया है ऋग्वेद में उनके वर्क के आधार पर। द प्रिस्ट, जो प्रिस्ट माने राजा होता था, ब्राह्मण भी कहलाता था, एंड द राजास। अब जो राजा होता था, प्रिस्ट क्या करते थे, परफॉर्म वेरियस रिचुअल्स। प्रिस्ट जो थे वो यज्ञ करवाते थे, बहुत सारे धार्मिक काम करवाते थे, कर्मकांड करवाते थे। और राजा वो जो होते थे उस जमाने के, वो कैसे राजा होते थे, नॉट सिमिलर टू योर प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ, आजकल के जो किंग होते हैं उस तरह के किंग नहीं होते थे। दे डिड नॉट हैव कैपिटल सिटीज़, पैलेसेस। उस तरह उस समय के राजा को न महल होते थे न शहर होते थे। दे डिड नॉट कलेक्ट टैक्सेस, वो टैक्स भी नहीं लेते थे। दे ऑटोमेटिकली डिड नॉट सक्सीड देयर फोर, और ये उस समय के राजा का ये नहीं था कि उसका बेटा भी राजा बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स आए हैं, प्रिस्ट माने पुजारी, और जिसको कि ब्राह्मण भी कहते थे। दे परफॉर्म द रिचुअल्स, वे सारे धार्मिक कार्य, पूजा पाठ कराना, ये सब कराना, संस्कार कराना, ये सब उन्हीं का काम था। और राजा लोग थे तो दे यूज टू फाइट, वो लड़ते थे, लेकिन दे है यूज नॉट रेगुलर आर्मी, जो बड़ी बड़ी सेनाएँ उनके पास नहीं होती थी और बड़े बड़े महल नहीं होते थे। वो लोग कबीले के रूप में झोपड़ियों में मतलब रहते थे, घरों में रहते थे। वर्ड्स टू डिस्क्राइब कम्युनिटी, समुदाय बताने के लिए क्या गया है, वो आदमी बताने के लिए तो बताया गया है काम के आधार पर, एक प्रिस्ट होता था और एक राजा होता था। अब कम्युनिटी, किस तरह के लोग कम्युनिटी में रहते थे। इन द ऋग्वेद 2 वर्ड्स वेयर यूज टू डिस्क्राइब पीपुल और द कम्युनिटी एज ए होल। ऋग्वेद में लोगों को बताने के लिए 2 वर्ड्स आए हैं। पहला है जन, जन, वी स्टिल यूज दिस इन हिंदी और अदर लैंग्वेज। जन माने आदमी, लोग, जन माने मनुष्य, तो जन का आज भी हम लोग यूज करते हैं। कौन जन आया था, आपके घर में कौन जन आया था, तो जन मतलब मनुष्य, आदमी, ये आज भी यूज होता है। और विश, द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश, तो आजकल वैश्य समुदाय, व्यापारी वर्ग वैश्य समुदाय कहते हैं, तो व्यापारी वर्ग के लिए विश वर्ड यूज होता था, और जन दूसरे समुदाय के लिए होता था। सेवरल विश और जन्स आर मेंशन्ड बाई नेम, तो बहुत सारे विश और जन का नाम भी दिया गया है ऋग्वेद में, जैसे पुरु जन, पुरु विश, और यदु जन और विश, भरत जन और विश। तो इस तरह से भरत जन, यदु जन, ये सब का भी नाम आया। सोशल स्ट्रक्चर, समाज कैसा था, ये भी हमें ऋग्वेद से पता चलता है। दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द चैप्टर व्हाट डज बुक्स एंड बरियल्स, इसीलिए चैप्टर का नाम है कि बुक्स और बरियल्स हमें क्या बताते हैं। पीपुल हु कंपोज द हिम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्य, मैंने बताया था कि ऋग्वेद की जिसने रचना की वो अपने आप को आर्य कहते थे। दे कॉल्ड देयर ओपोनेंट्स दासा और दस्यु, वे अपने विरोधी को दस्यु कहते थे, दास कहते थे, जो ऋग्वेद को नहीं मानते थे। दीज वेयर पीपुल हु डिड नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, दस्यु या दासा लोग थे, वो लोग कोई भी मतलब यज्ञ नहीं करवाते थे और यज्ञ में कोई भी वो बलि नहीं देते थे। एंड प्रोबेबली स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, और उनका लैंग्वेज संस्कृत नहीं था। आर्य लोगों का संस्कृत लैंग्वेज था, जिन्होंने वेद की रचना की, जो यज्ञ करवाते थे, युद्ध लड़ते थे, युद्ध गाय के लिए लड़ते थे, युद्ध जमीन के लिए लड़ते थे, घोड़ा का भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस था। 2 तरह के लोग ऋग्वेद में आए हैं, एक प्रिस्ट माने पुजारी और दूसरा किंग, और 2 समुदाय के लिए एक वर्ड है जन और एक है विश, पुरुजन, यदुजन अभी भी है नाम। और जहाँ तक जो आर्यों के जो ओपोनेंट थे, उनके जो विरोधी थे, उनको दस्यु कहते हैं, वो कोई सेक्रीफाइस नहीं करते थे और अलग लैंग्वेज भी बोलते थे। लेटर द टेम दासा केम टू मीन स्लेव, बाद में दास वर्ड यूज होने लगा, दस्यु के जगह पर दास वर्ड यूज होने लगा, और दास का मतलब होता था मतलब सर्वेंट, स्लेव माने गुलाम। और इट दासा वेयर दोज पीपुल हु वेयर वोन इन द वार, युद्ध में जिन पुरुषों और महिलाओं को बंदी बनाया जाता था आर्यों के द्वारा, वही दास कहलाते थे। स्लेव्स वेयर मेन एंड वुमेन हु वेयर ऑफन कैप्चर्ड इन वार, तो जब युद्ध होता था और युद्ध में जिसको बंदी बनाया जाता था उसी को दास कहते थे। दे वेयर ट्रीटेड पुअरली एज दे प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओनर्स, तो दास के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, क्योंकि उनको मतलब जो जीतते थे युद्ध में उनकी संपत्ति समझी जाती थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह के वर्ड्स आए हैं, प्रिस्ट आया है, किंग आया है, किस तरह की कम्युनिटी के लिए जन और विश वर्ड आया है, और किस तरह की सोसाइटी थी, ये सब हमें ऋग्वेद से पता चलता है। तो ये हमें इतिहास कब का पता चलता है, 3500 ईयर्स एगो का, और इसमें वी कम टू नो बाय द हेल्प ऑफ वेदास।
So first of all, the first part of the chapter we have concluded that the books which we are talking about in this chapter, that refers to only Vedas. Vedas are four: Rig Ved, Samved, Yajurved and Atharved. They are the one of the oldest book in the world, and Rig Ved was composed about 3500 years ago, and there are more than 1000 hymns in it. All the hymns are in the praise of God and goddesses, and the three important gods are there: the god of warrior Indra, the god of fire, and the god of Som. And many social life, social structure we come to know by the help of Rig Veda. So okay, in Google Classroom I am teaching with the help of book. I say all the students to keep book in front of you, then I teach line by line. So in Google Classroom you get help from the book, and now in video lesson I am only focusing on the important points of the chapter, importance concept of the chapter. Okay, later on I will discuss in the next video about the मेगालिथ्स. मेगालिथ्स क्या है, कब्रगाह क्या है, और उससे हमें इतिहास के बारे में 3500 इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है. ओके, थैंक यू.